ऐसी मज़ेदार हिंदी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गांव में पढ़ी लिखी रीना की शादी शहर में सुमित से हो जाती है। रीना अपने पति सुमित और सास सरला के साथ खुशी खुशी अपने ससुराल में रहती है। गरीबी में पली बड़ी रीना एक जुगाड़ू लड़की थी और हर काम में जुगाड़ लगाने से उसकी सास उससे बड़ी परेशान थी। एक दिन सरला अपनी बहू रीना से कहती है, रीना बहू, ये लो, मैं तकियों के नए कवर ले आई हूँ। पुराने वाले कवर फट गए हैं ना? हाँ माँ जी, लेकिन आपको पता है मैंने उन फटे हुए कवरों से सारे कवर मिलाकर एक नया कवर बना दिया है। ओ अच्छा, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी बहू तो बड़ी जुगाड़ू है। वो हर काम में कोई ना कोई जुगाड़ तो लगा ही लेती है। अच्छा, तो एक काम कर, इन नए कवर को अलमारी में रख दे। कोई मेहमान आएगा तो तब निकाल लेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज सुमित और सरला डिनर कर रहे होते हैं और रीमा किचन में गर्मा गर्म रोटी बना रही होती है। लेकिन थोड़ा वक्त बीत जाता है और रीना रोटी लेकर नहीं आती। तभी सुमित उसे आवाज देता है, अरे रीना, कहाँ रह गई? जल्दी रोटी लेकर आओ। मेरी और माँ, हम दोनों की रोटियां खत्म हो गई हैं। उधर रसोई में रोटी पका रही रीना सोचती है, अरे भगवान, सिलेंडर को भी अभी खत्म होना था। उधर माजी और सुमित जी दोनों रोटी का इंतजार कर रहे हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? रीना, कुछ तो जुगाड़ लगा, कुछ तो सोच, क्या करूँ? और यूं आधे पेट उन्हें उठाना सही नहीं रहेगा, सोच रीना। इतना सोचकर रीना ऊपर छत पर रखी लकड़ियों में से कुछ लकड़ियां ले आती है और 4 ईंटों का एक चूल्हा बनाकर उस पर रोटी सेककर अपनी सासू और पति को दे आती है। फिर अगले दिन सरला रसोई घर में अपनी बहू की मदद के लिए जाती है तो देखती है कि उसकी बहू बर्तन राख से धो रही होती है। अरे बहू, तो राख से बर्तन क्यों धो रही है? अरे माजी, अब देखिए आप, बर्तन सारे कैसे चमक जाते हैं। और हमारे गांव में साबुन कहाँ होता था? बर्तन में भी चमक आ जाती है और साथ ही साथ साबुन के भी पैसे बच जाते हैं। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है, पर तू एक बात बता, ये राख कहाँ से लाई? अब माजी, मैं क्या बताऊँ आपको, कल रात जब आप दोनों डिनर कर रहे थे तब सिलेंडर खत्म हो गया और फिर मुझे छत पर जाकर वो लकड़ियाँ लेकर अब चूल्हा बनाकर आपको रोटी बनाकर देनी पड़ी। उसी की राख ही है बस ये। और खाने के बीच से सही बताऊँ तो आपको उठाना मुझे सही नहीं लगा। हे भगवान बहू, तुझे पता भी है लकड़ियाँ कितनी महंगी हो गई हैं? ये लकड़ियाँ तो मैंने लोहड़ी पर जलाने के लिए रखी थी और तूने उन्हीं से ही चूल्हा बनाकर रोटी पका दी। अरे माँ जी, अगर रोटी खाओगे तभी तो लोहड़ी बनाओगे ना। अरे मेरी जुगाड़ू बहू, घर पे एक और सिलेंडर भी तो रखा था ना भरा हुआ, तो उसे लगा लेती ना। अरे माँ जी, आपको पता तो है ना कि मुझे सिलेंडर लगाना नहीं आता। और रही बात वही बीच में खाने से उठाने का, मेरा मन नहीं कर रहा था आप दोनों को। हाँ, कह तो तू बिल्कुल ठीक रही है, मैं तो भूल ही गई थी कि मेरी बहू को तो सिर्फ जुगाड़ लगाना आता है, दिमाग नहीं। ये कहकर सरला वहां से चली जाती है। एक दिन सरला मच्छरों को भगाने के लिए कछुआ छाप का धुआं सारे घर में कर देती है, जिससे कि सुमित का गला बंद हो जाता है और वो कुछ भी बोल नहीं पाता। सुमित जी, आज तो संडे है ना, बताइए आपके लिए खाने में क्या बनाऊं? सुमित कोई भी जवाब नहीं देता। कब से पूछ रही हूँ, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? जिसके बाद सुमित उसे एक कागज पर लिख कर देता है कि घर में माँ ने कछुआ छाप चलाई थी और मुझे उससे बहुत एलर्जी है, जिस वजह से मेरी आवाज बंद हो गई है और अब इसे खुलने में 3 से 4 दिन लग जाएंगे। क्या 3-4 दिन? अजय, आप देखिए, मैं आपका गला सिर्फ 24 घंटे में कैसे ठीक कर देती हूँ। मैं अभी आपके लिए गाढ़ा बना कर लाती हूँ।
उसे आप दिन में 2 से 3 बार पिएंगे ना तो देखिए जल्दी से ठीक हो जाएंगे। ये कहकर रीना किचन में गाढ़ा बनाने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ सरला को याद आ जाता है कि उसके बेटे को तो इस धुएं से एलर्जी है। हे राम, आज तो मेरे बेटे को मेरी भूल की वजह से ये गाढ़ा पीना पड़ेगा। वो किचन में जाती है और रीना से कहती है, अरे बहू, ये तू क्या कर रही है? सुमित को जब तक डॉक्टर की दवाई ना दिलवाए वो ठीक नहीं होगा। तुम्हारा ये गाढ़ा किसी काम का नहीं है। अरे माँ जी, ये गाढ़ा बड़े काम की चीज़ है। आप बस मुझे 1 दिन दो। अगर इनको इस गाढ़े से आराम नहीं मिला तो हम कल इनको डॉक्टर के पास ले जाएंगे। सरला के लाख समझाने के बाद भी रीना उसकी एक ना सुनती और अपने पति को दिन में 2 से 3 बार वो काढ़ा बनाकर पिलाती है। अगले दिन जब सुमित सोकर उठता है तो उसकी आवाज वापस आ चुकी होती है। अरे वाह रीना, कितना कमाल किया तुम्हारे इस गाढ़े ने तो। वाह, तुम्हारे जुगाड़ ने तो काम कर दिया। इतना जल्दी तो ठीक मैं डॉक्टर की दवाई से भी नहीं होता। देखा माँ तुमने रीना के इस जुगाड़ का कमाल। हाँ हाँ बेटा, तू सही कह रहा है। तेरी आवाज तो पहले की तरह ठीक हो गई। मानना पड़ेगा बहू के जुगाड़ को, ये इस बार भी काम आ ही गया। अब तो मुझे बहू के जुगाड़ पर पूरा विश्वास हो गया है। ये हमेशा हमें सही फल ही देता है। तो माँ जी मान गए ना आप मेरे जुगाड़ को? ये कभी नुकसान नहीं देता बल्कि सही समय पर काम आता है। हाँ हाँ मेरी जुगाड़ू बहू। ये कहकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। बहू की जादुई चोटी। एक समय की बात है, गोमती नाम की एक औरत अपनी बेटी सुषमा के साथ रहती थी, जिसके लंबे घने बाल और लहराती चोटी देखकर आसपास के गांव वाले भी सब जल भून जाते थे। और वह जब भी यहाँ वहाँ कहीं बाहर निकल, अरे अरे वो देखो सुषमा जा रही है, उसके बाल, अरे मत ही कहो तुम उसके बारे में कुछ। उसे देखकर तो बस मुझे गुस्सा ही आता है। तुम्हें पता है गांव के सारे जितने भी नौजवान लड़के हैं सब उसी के पीछे पागल है, हमें तो कोई देखता भी नहीं है। इसी तरह दिन बीतते रहे और सुषमा से जलने वालों की कमी नहीं थी। लो बेटी सुषमा, तुम ये कल कपड़े पहन लेना। क्यों माँ, क्यों? कल कुछ खास है क्या? कोई आ रहा है क्या? जो मैं ये कपड़े पहनूं? कोई आ रहा है तो बताओ ना मुझे। अरे बेटा, एक जगह तेरे रिश्ते की बात चलाई थी, वहीं से लोग तुझे देखने आ रहे हैं। अगर मेरे जीते जी तू किसी अच्छे घर में तेरा घर बसा ले तो मेरे लिए बड़ी अच्छी बात होगी और ये बुढ़िया बड़ी शांति से अपना दम तोड़ सकेगी मुझे। इसी तरह दोनों माँ बेटी अपनी जिंदगी काट रही थी गरीबी में और अगला दिन भी आ पहुंचा। अरे वाह बेटी, किसी की नजर ना लगे, आज तो तुम बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो। मेरी बेटी को किसी की नजर ना लगे, आज काला टिक्का ही लगाऊंगी तेरे। दोनों माँ बेटी बस बातें ही कर रही थी कि तभी उन्होंने देखा गेट पर कुछ आहट हुई और फिर रमा अपने बेटे और बेटी के साथ आ चुकी थी सुषमा को देखने के लिए। अरे बहन जी, आप आ गए। दोनों आपस में बात कर ही रही थी कि तभी रमेश की नजर सुषमा की चोटी पर पड़ी और वह तो उस पर लट्टू ही हो गया। माँ, मुझे ये लड़की बहुत पसंद है, मुझे इसी से शादी करनी है। तुम बस बात पक्की कर दो अब। ठीक है बेटा, मुझे तेरी पसंद पर पूरा विश्वास है। तेरी ही पसंद मेरी पसंद होगी। मुझे भी ये लड़की बहुत पसंद है। बहन जी, हमें यह रिश्ता मंजूर है। आपकी बेटी तो खरा सोना है, सोना। बहन जी, आप तो मेरी हालत देख ही रही हो। मेरे पास देने के लिए दान दहेज में कुछ नहीं है मेरी बेटी के सिवाय। अरे रे, कैसी बात कर रहे हो? हमने आपसे मांगा ही कुछ क्या है? हम तो बस आपकी बेटी को मांग रहे हैं। आप बस इसे एक जोड़ी कपड़े में विदा कर दीजिए बस। इसी तरह दिन बीतते गए और शादी का समय भी नज़दीक आने लगा। दिन बीतते गए, समय बीतता गया और सुषमा की शादी भी हो गई और वह अपनी शादी करके पहुंच गई अपने पति के घर, अपने ससुराल में। सुषमा, तुम्हारे बाल इतने घने लंबे हैं कि मुझे तुम एक ही नजर में पसंद आ गई। बस जी बस, ईश्वर की कृपा है कि मुझे आप जैसा पति और ये ससुराल मिला है। इसी तरह सुषमा का एक दिन कंप्लीट हुआ ससुराल में। फिर अगली सुबह उठकर उसने फटाफट एक अच्छी बहू होने के सारे फर्ज निभाए। फटाफट जाकर किचन में खाना बनाया सबके लिए और फिर सब लोगों को परोसा भी। सब लोगों को उसका बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आया।
अरे वाह बेटा, आज तो तुमने खाना बड़ा ही मजेदार बनाया है ना रमेश की माँ? इसके हाथों में कितना स्वाद है। अरे हाँ भी क्यों ना, बहू जो मेरी है और पसंद किसकी है ना रमेश? बता बता ज़रा, हमने ही तो पसंद किया था। अरे बस भी करो माँ, एक तो गांव की अनपढ़ बहू लेके आई और ऊपर से इतनी तारीफ करोगी तो इसका तो घमंड ही नहीं रुकेगा। ये देख लेना, हम सबके सर पे नाचेगी। हाँ 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 माँ, देखा तुमने, किसी से जलने की बू आ रही है। मुझे तो लगता है कि इसको जलन हो रही है मेरी बीवी से और उसके घने लंबे बालों से। और हो भी क्यों ना, ये खुद तो परकटी है। ऐसा सुनकर उसकी ननद बेचारी मुंह फुलाकर वहाँ से उठकर चले गई और सब लोग खाने का मज़ा लेने लगे। लेकिन ऐसे जैसे दिन बीतते रहे उसकी जलन भी अपनी भाभी की तरफ और भी ज़्यादा बढ़ने लगी और इसी ईर्ष्या की वजह से उसने एक दिन क्या किया कि वह दबे पांव चली गई अपनी भाभी के बाथरूम में और वहाँ जो शैम्पू की शीशी रखी थी उससे अपने लाए हुए हार्मफुल केमिकल की शीशी से उसने बदल दिया और वह बदल के बड़ी खुश हुई। अब मज़ा चखाऊंगी मैं, अब देखती हूँ, करवाती हूँ इसको घर से बाहर। ऐसा विचार कर उसने क्या किया कि वो वाली जो ओरिजिनल शैम्पू की शीशी थी उसको वो बाहर ले आई और जैसे जैसे फिर उसके बाद जो थी उसकी भाभी वो नहाने के लिए आई सुषमा और जैसे ही वो नहाने लगी लेकिन उसके बाल उसने देखा कि उसकी तो चोटी ही अलग कट कर गिर गई। यह सोचकर वह बड़ी दुखी हुई, अपना हाथ शीशे के सामने भी उसने खूब रोया लेकिन कोई फायदा नहीं। और सबसे बड़ा पहाड़ तो तब टूटा जब उसकी सास ने उसे पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी जाती तो जाती कहाँ, वह खूब गिड़गिड़ाई लेकिन कोई फायदा नहीं। माँ जी मुझे घर से मत निकालो, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? आपको पता ही है मेरी माँ बीमार है और उससे ये सब सहा नहीं जाएगा, वो मर जाएगी। तो मैं क्या करूँ, मरे तो मरे मेरी बला से, मैंने कौन सा तुम दोनों का ठेका ले रखा है? बस निकलो यहाँ से, अब तुम मेरे घर में नहीं रह सकती। बेचारी सुषमा सास के ताने देने के बाद वह निकल गई घर से और पहुंच जाते घने जंगल में जहां वो डरती डरती जा रही थी। फिर उसने देखा कि वहां एक साधु महाराज भी आराम कर रहे थे। फिर साधु महाराज भी उसकी आवाज सुनकर जग गए। क्या हुआ बेटी? इतना सुनते ही बेचारी वह रो पड़ी। रो मत बेटी, रो मत, मुझे बताओ हुआ क्या है आखिर। उसकी सारी बात सुन साधु ने कहा, लो बेटी, तुम दुखी मत हो। मैं अपने चमत्कार से तुम्हें एक चोटी देता हूँ और यह चोटी तुम्हारी आम मामूली चोटी नहीं होगी। ये होगी तुम्हारी जादुई चोटी। और जब भी तुम्हें जरूरत पड़े ना बेटी, तुम इस चोटी से कहना, ये तुम्हें सोने और चांदी के सिक्के देगी। लेकिन एक बात याद रखना, कभी लालच मत करना और गरीबों की मदद करना। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखेंगे। साधु की बात सुन वह बड़ी खुश हुई और उसका धन्यवाद कर कर वापस लौट दी अपने ससुराल की ओर। और वहां जाकर उसने आवाज लगाई, सासू जी और सासू जी, देखो मुझे क्या मिला है। मुझे एक साधु महाराज मिले थे और उन्होंने मुझे ये जादू की चोटी दी है। इससे मैं जब चाहूँ जितने चाहूँ सोने व चांदी के सिक्के निकाल सकती हूँ। ऐसा सुन के तो सास और ननद के दोनों की आंखों में बस लालच ही टपकने लगा। अरे सच्ची बहू, तुम सच कह रही हो? जरा दिखाओ तो मुझे अपनी चोटी का चमत्कार। लो सासू जी, अभी दिखाती हूँ। ऐ मेरी जादुई चोटी, जरा दे दो थोड़े सोने के सिक्के। इसी तरह जब भी उसके ससुराल वालों को ज़रूरत होती तो उससे कह देते और वह सोने और चांदी के सिक्के निकाल कर अपनी सास को दे देती। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे उनका लालच भी बढ़ता गया और यह देखकर वह बड़ी उदास हुई थी। और जब उससे दोबारा सोने चांदी के सिक्के मांगे तो उसने कहा, सासू जी ये लो, आखिरी बार ही समझो, इसके बाद नहीं दूंगी। तब उसकी सास कहने लगी, क्यों बहू क्यों, ऐसा क्यों? तब वो कहने लगी, आपके लालच का इलाज मेरे पास नहीं है। और सास और ननद वहीं अपना मुंह बनाकर रह गई। और इसके बाद वो वापस अपने गांव आ पहुंची। वहां गरीबों की मदद करते, दान पुण्य का काम करती और उसी में अपना जीवन व्यतीत करती। एक समय वो था कि जब इन माँ बेटी अपनी गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, खाने को भी कुछ नहीं था। और अब तो साधु महाराज की कृपा से इनके पास इतना है कि ये दूसरों के भी दान पुण्य करती थी और सारा काम करती थी। और इसी तरह दोनों माँ बेटी वहाँ खुश अपनी ज़िंदगी बिताने लगे। क्या बात है बड़ी बहू, कब से देख रही हूँ झाड़ू ही लगा रही हो, घर में और कोई काम नहीं है? जी माँ जी, कर रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाऊंगी, फिर उसके बाद खाना बनाऊंगी। अच्छा, उसके बाद मैं खाना खाऊंगी। कितनी देर हो रही है, कुछ समझ में आ रहा है? सभी तुरंत हो जाएगा, अभी हो जाएगा। ओह, मैंने क्या सोचा था कि मेरी बहुएं बहुत गुणवान होंगी, लेकिन तुम तो किसी काम की नहीं हो और मुझे भूखा भी रखती हो।
बड़ी बहू घर का सारा काम करती थी, लेकिन फिर भी उसकी सास किसी न किसी तरह बस उसको ताने सुनाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। वह दिन भर अपने काम में लगी रहती थी और बस सुनती रहती थी। फिर वो फटाफट वहाँ से निकली क्योंकि उसे खाने की तैयारी करनी थी। क्यों माँ जी, मैं भी तो हूँ, फिर आपको किस बात का दुख है? ओह, अब आई हो छोटी बहू तुम। तुम्हें देखकर तो मेरे मन को शांति सी मिलती है। आह, कितना प्यारा रूप है तुम्हारा, तुम बड़ी ही सुंदर हो। अरे क्या बताऊँ माँ जी, इतना सारा काम होता है, सुबह सुबह वही सब करके आना पड़ रहा है। सुबह उठते ही साबुन लगाकर चेहरा धोना, फिर क्रीम पाउडर लगाना, काजल लगाना, बाल बनाना, इतने सारे काम करने होते हैं बस मुझ अकेले को ही। अगर कोई मेरी मदद कर दे तो बस क्या ही बात हो, पर यहाँ तो जलने वालों की कमी नहीं है। अरे अरे, क्या हो गया है तुम्हें? यहीं खड़ी रहोगी कि कुछ काम भी करोगी अब जाकर? नहीं नहीं माँ जी, बस अभी जा ही रही हूँ, बस अभी करती हूँ, तुरंत ही सारे काम हो जाएंगे, खाना भी बन जाएगा। इतना कहने के बाद दोनों सास बहू वहाँ से चली जाती हैं। बचती है तो बस छोटी बहू, वो भी अपने कुछ न कुछ षड्यंत्र रचा रही होती है बड़ी बहू के खिलाफ। आखिर में ईर्ष्या तो वही करती है ना। क्या करूँ, कुछ तो तिकड़म लगानी पड़ेगी जिससे कि ये बड़ी बहू यहाँ से चली जाए और मुझे इससे छुटकारा मिले। सबसे पहले एक काम करती हूँ, इस सब्जी वाली टोकरी को ही उठा के रख देती हूँ। फिर सब्जी ही नहीं रहेंगी तो बनाएगी क्या? बस अब मेरा काम तो हो ही जाएगा, अब तमाशा देखना बाकी है। तभी बड़ी बहू खाना बनाने के लिए रसोई में आती है। अरे अब जल्दी से सब्जियां काट कर खाना बना देती हूँ। अरे अरे, सब्जियां खत्म हो गई हैं, अब तो सिर्फ दाल चावल और आलू ही बचे हैं। अब इससे तो बस खिचड़ी ही बन सकती है। चलो खिचड़ी ही बना लेती हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ तो सबको बना के खिलाना ही होगा। सोचकर बड़ी बहू ने खिचड़ी बनाई और उन्होंने सोचा कि रोजाना की तरह चलो अब आज भी साधु बाबा को खिचड़ी देने जाती हूँ, ताकि उनका भी पेट भर सकूँ। उनको खिलाए बिना तो मुझसे भी खाना नहीं खाया जाता। ऐसा सोचकर उसने खिचड़ी बनाई और खिचड़ी लेकर चली गई साधु महाराज के पास उनको खाना देने के लिए। साधु महाराज प्रणाम हो। जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। तुम्हारी इस भक्ति के कारण ही तो मुझे प्रतिदिन 2 वक्त का खाना प्राप्त होता है। ऊपर वाला तुम्हारा मंगल करे। बड़ी बहू खाना खिलाने के बाद में साधु को पहुंचती है अपने घर पे और वहां जाकर सबको खाना खाने के लिए बिठा देती है। वहां बड़ी चतुराई से जो छोटी बहू ने काम किया था उसके सारे काम पर पानी फिर गया और वह बस अपनी निराश होकर बैठ गई खाना खाने के लिए। क्यों, आहा, आज तो खाना बड़ा ही मज़ेदार बना है माँ। बहुत दिनों से इच्छा हो रही थी खिचड़ी खाई जाए। आज तो पेट के साथ साथ मन भी मिल गया। सही कही भैया, तुमने बिल्कुल सही कहा, आज तो खाने में मज़ा ही आ गया। वहीं छोटी बहू बेचारी निराश होकर अपना मुंह बनाए बैठी रही। सही कहा बेटे, बड़ी बहू की चाहे जितनी भी बुराई कर लो, लेकिन इससे अच्छा खाना कोई नहीं बना सकता, समझे? ये तारीफ सुनकर छोटी बहू तो बड़ी निराश हुई, लेकिन बड़ी बहू बड़ी खुश हुई अपनी तारीफ सुनकर। खाना खा पीकर सब लोग सो जाते हैं। अगली सुबह होती है और फिर बड़ी बहू रोजाना की तरह फिर से रसोई घर में खाना बना रही होती है और पीछे खड़ी छोटी बहू वहाँ पे सब देख रही होती है और बोलती है, तुम्हें तो मैं सबक सिखा कर रहूँगी, इस खाने की वजह से ही तुम इस घर से जाना पड़ेगा तुम्हें। आज का खाना ख़त्म तो कर ले सब लोग, फिर मैं मज़ा चखाती हूँ सबको। सोचकर छोटी बहू रसोई में आती है और वहीं बड़ी तेल की शीशी को उठाकर और उसे खोलती है और उससे क्या करती है कि सारा का सारा तेल उठाकर वो सब्जी में डाल देती है और फिर सोचती है क्यों ना सासू माँ को भी बुला लिया जाए। और फिर वहाँ खड़ी होकर आवाज़ देती है, सासू माँ ओ सासू माँ। यह सुनकर सासू माँ और बड़ी बहू दोनों रसोई में आती है और पूछती है, क्या हुआ छोटी बहू, तुम क्यों चिल्ला रही हो? अजी देखो तो सासू माँ, आपकी बड़ी बहू कैसे खाना बनाती है, आप भी तो देखो। यह देखकर सासू माँ के तो होश ही उड़ गई। अरे रे रे, सारा तेल ही डाल दिया क्या सब्जी में? तब बड़ी बहू भी बोलती है, क्या हुआ माँ जी, क्या हुआ? क्या हुआ बड़ी बहू, ऐसे खाना बनाओगे तो कैसे चलेगा? आज सारा तेल ही खत्म कर दिया, ऐसे काम नहीं चलेगा। तब बड़ी बहू कहती, नहीं नहीं माँ जी नहीं, मैंने तो सब ठीक ही किया था। अच्छा, तो क्या मैंने तेल डाल दिया पीछे से? तुम ध्यान रखो इस चीज़ का। अब यही होता, बड़ी बहू कुछ करती लेकिन उसमें कुछ ना कुछ खाने में गड़बड़ मिल ही जाती थी। एक दिन वो गई थी खेत में अपनी कुछ सब्जियां लेने, वहीं पहुंचती है छोटी बहू। अरे दीदी, आप यहाँ हो? मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही हूँ, मुझे बड़ी ज़ोरों से भूख लग रही है, कि प्लीज़ आप पहले खाना बना दो। ठीक है छोटी, तुम चलो घर पर, मैं बस आ ही रही हूँ, फिर खाना बनाऊंगी।
चलो छोटी को भूख लगी हुई है, यही सोचकर बड़ी बहू जाती है फटाफट रसोई में और वहाँ जाकर खाना बनाने की तैयारी शुरू करती है। ठीक है, अभी तुरंत जाकर खाना चढ़ा देती हूँ। सब्जी पकने में अभी थोड़ा समय लगेगा, तब तक मैं जाकर थोड़े जूठे बर्तन साफ कर लेना ही अच्छा होगा। चलो जाती हूँ अभी बर्तन साफ करने के लिए। और समय देखकर ही आती है छोटी बहू रसोई में। वो देखती है कि बाकी सब काम तो हो गया, वो फटाफट से बहुत सारी मिर्ची नमक डाल देती है सब्जी में ताकि उसका स्वाद बिगड़ जाए। चलो चलो हो गया मेरा काम, अब निकलती हूँ फटाफट, कहीं दीदी ना आ जाए। और वहाँ से निकल जाती। उसके निकलने के बाद तुरंत आती है बड़ी बहू और वो क्या करती है, खाना रोजाना की तरह एक प्लेट में डालती है और जाती है साधु महाराज के पास उनको खाना देने के लिए। लो खाना तो मैंने डाल दिया, अब चलती हूँ साधु महाराज को देने के लिए। वो भी बेचारे भूखे रहते होंगे, उन्हें भी मेरा इंतज़ार रहता होगा कि मैं कब खाना लेकर आऊँ। यह सोचकर बड़ी बहू जाती है जंगल में साधु महाराज को खाना देने के लिए। बड़ी बहू वहाँ जाकर उन साधु महाराज को खाना डालती है। साधु महाराज खाना लेते हैं और उसका धन्यवाद भी करते हैं। धन्यवाद बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम मेरे लिए खाना लेके आती हो। लेकिन तभी जब साधु महाराज उस खाने को चखते हैं तो उनका स्वाद ही बिगड़ जाता है। आज इतना नमक मिर्च कैसे? नहीं महाराज मैंने तो बिल्कुल सही खाना बनाया था, तो पता नहीं कैसे। बेटी, मैं समझ गया कि ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तुम ये जादुई मसाला लो, यही तुम्हारी मदद करेगा। तुम जब भी खाना बनाओ, खाना बनाने के बाद इसमें से 1 चम्मच मसाला खाने में डाल देना, सब ठीक हो जाएगा। जादू मसाला लेकर बड़ी बहू पहुंची रसोई में और उसने जो बाकी बचे हुए खाना था उसमें वो मसाला मिला दिया और फिर घर वालों को भी सोचने लगी, चलो अब घर वालों को भी खाना परोस दिया जाए, शायद अब ये मसाला काम करे तो मेरा खाना भी ठीक हो गया हो। ऐसा विचार कर वह चले गई, घर वालों को खाना भी परोस दिया और सभी घर वाले बैठने लगे। वहीं वहीं छोटी बहू सोचने लगी, अब आएगा मज़ा, अब खाएंगे ना खाना तब करेंगे इसको बाहर। तब उसका पति ने कहा, अरे वाह माँ, आजकल तो खाना बड़ा ही स्वाद हो गया है। पता नहीं आजकल क्या नया मसाला हाथ लगा है इसके। तब माँ कहती, हाँ बेटा हाँ, तुम बात तो बिल्कुल सही कहते हो, आजकल तो खाना बहुत अच्छा बनाने लगी है। यह सब देखकर छोटी बहू बेचारी मुंह बनाए बैठी रही और सोचने लगी, आखिर माजरा क्या है, मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ लेकिन फिर भी खाना कैसे स्वाद बन रहा है। अगली सुबह छोटी बहू ने तरकीब लगाई और वो पहले से ही जाकर किचन में छुप गई और देखने लगी आखिर माजरा क्या है। वहाँ बड़ी बहू सब खाना बनाने के बाद एक मसाला लेकर लिए आती है और फिर मसाला डालती है, एक चमत्कार सा होता है। और यह देखकर पीछे पीछे छुपी हुई छोटी बहू को देखकर लगता है, अरे अच्छा तो ये जादुई मसाला है जो इसकी सारी मदद कर रहा है, अब मैं कमाल दिखाती हूँ सबको, मैं भी खाना बनाऊंगी। और यह सब विचार कर छोटी बहू ने कहा, माँ जी खाना बनाना कौन सी बड़ी बात है, कल से मैं भी खाना बनाऊंगी, आप सब खा कर देखना, उंगलियां चाटते रह जाओगे। अरे भाई लो, अब एक और कमाल देखो, कल से ये बनाएगी, भगवान ही बचाए, जाने कैसा खाना खाने को मिलेगा। यह सुन सासू माँ भी मुस्कुराई, बोली, क्यों नहीं बहू क्यों नहीं, तुम भी तो बनाओ खाना, हम भी तो देखे तुम्हारे हाथ में स्वाद ही कितना है, शक्ल सूरत के साथ साथ देखे तो जरा तुम में और क्या क्या गुण है। तब वह बोलते, क्यों नहीं माँ जी, कल आप सब मेरे हाथ का खाना खाओ और देखो मेरा कमाल, मैं आप सबको 1 नंबर का खाना बना के खिलाऊंगी कल और आप सब देखते रह जाओगे। तब माँ जी बोली, अरे अरे बस करो, मेरे मुँह में तो अभी से ही पानी आ रहा है, पता नहीं कल क्या होगा। अगली सुबह होते ही छोटी बहू जाती है रसोई घर में बड़े ही तेवर के साथ कि आज तो मैं जादू कमाल ही करके दिखा दूंगी, सबको बता दूंगी कि मैं कितना ही अच्छा खाना बनाती हूँ और फिर देखना इस बड़ी बहू को तो मैं इस घर से निकलवा कर ही रहूँगी। अब मैं बनाऊँ तो बनाऊँ ही क्या, अरे अरे सोचो ज़रा क्या खाएंगे सब लोग। अरे सब्जी काटते काटते तो मेरे हाथ ही दर्द करने लगे, हे भगवान अभी तो इतना खाना बनाना है, पता नहीं बड़ी भाभी कैसे खाना बना लेती है, मुझसे तो सब्जी काटते काटते ही थक गई मैं तो, पर करूँ तो क्या, चलो ठीक है जैसे तैसे करके बना देती हूँ, फिर ये कमाल तो जादू मसाला ही दिखाएगा। वह सोचती है कि जब बड़ी भाभी को खाना अच्छा बनाना आता है और तब उसको 1 चम्मच डालने की ज़रूरत है, लेकिन मुझे तो खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। तो वह क्या करती है कि 10-12 चम्मच उस मसाले की सब्जी में डाल देती है। चलो सब्जी तो बनकर तैयार हो गई, अब सबको बुला लेती हूँ, खाना भी तो बनकर तैयार हो गया, सबको खाना। माँ जी अब देखना आप मेरे हाथों का कमाल, अब मैं बताती हूँ मैं खाना कैसा बनाती हूँ, देखकर ही आप सब लोगों को अच्छा लग रहा है ना, और ये खाने में तो और भी लाजवाब ही होगा, आप तो बड़ी भाभी का नाम ही भूल जाओगे जब आप मेरा खाना खाओगे। तब सासू माँ बोलती हैं, चलो बहू अब देख तो लें कैसा बनाया।
यह सोचकर सासू माँ ने एक बड़ा सा निवाला मुंह में लिया और चिल्लाई, अरे राम बचाओ, कोई पानी लेके आओ, मैं तो जल गई। अरे करम जली, जाने कौन से जन्म में तुझे इस घर का बहू बनाया था। अरे अरे अरे, कोई पानी लेके आओ, कोई पानी लेके आओ, प्लीज़ कोई पानी लेके आओ। हो मुँह जल गया मेरा। तब यह सोचकर बड़ी बहू उठती है और रोती माँ माँ जी मैं अभी पानी लेके आती हूँ, भागी भागी। भागी रसोई घर में जाती है और वहाँ छोटी बहू बेचारी मुंह लटकाए खड़ी रहती है और बड़ी बहू तुरंत पानी लेके आती है और अपनी सास को देती है, लो सासू माँ पानी लो। पानी पीकर सासू माँ का तेवर थोड़ा ठंडा हुआ और फिर बड़ी बहू से कहने लगी, बड़ी बहू मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी शक्ल सूरत पर चली गई, ना कि तुम्हारे गुण पे। तुम्हारा स्वभाव और तुम्हारे गुण बहुत अच्छे हैं। तभी माँ खड़ी साइड में छोटी बहू बोलने की, दीदी मुझे भी माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तब बड़ी बहू कहने लगी, कोई नहीं छोटी, तुम तो मेरी छोटी बहन हो और मैंने तुम्हें हमेशा छोटी बहन की नजर से ही देखा है। यह सुन सब बड़े खुश हुए और बोले, चलो सही रहा, अंत भला तो सब भला। चलो भैया अब तो भूखा थोड़ी ना रहने पड़ेगा, बाहर से ही कुछ लेके आए ताकि कुछ खा पी सके। और ऐसा सुनकर सब हंसने लगे और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करने लगे।